हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, ये है आपकी पब्लिक पॉलिसी की लास्ट यूनिट एंड लास्ट यूनिट के अंदर आप लोगों को नेहरू पर्सपेक्टिव और आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर बता चुकी हूँ। बाकी इसके अंदर पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इसके अंदर आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं वो यहाँ पर बता दी गई हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विचारधारा एक संस्था के सिद्धांत, विचार, विश्वास और प्रतीकों का एक समूह है जो स्पष्ट करती है कि समाज को कैसे कार्य करना चाहिए तथा विचारधारा एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था के कुछ राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा भी प्रस्तुत करती है। ठीक है, जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो इस बात को बयां करते हैं, इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से समाज होना चाहिए। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, एक इमेजिनरी जो दुनिया होगी वो अलग होगी, या फिर कुछ और तरीके की चीज़ें वो अलग अलग होंगी। तो सबकी जो विचारधाराएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सामान्य बोलचाल में समाज की बढ़ती जटिलता के उत्तर में सार्वजनिक नीति लोकतांत्रिक सरकार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये वास्तव में कार्यों का एक उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम है जिसे सरकार कुछ लक्ष्य और कुछ उद्देश्यों को पाने के लिए इम्प्लीमेंट करती है। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों के लिए कुछ व्यापक प्रभाव वाली कोई भी सरकारी गतिविधि सार्वजनिक नीति मानी जा सकती है। तो हर सरकार लोगों तक सामान और सेवाएं पहुंचाने की प्रक्रियाओं में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ पॉलिसीज़ को प्रतिपादन भी करते हैं। तो ऐसी नीतियों की आयु लंबी होती है और गवर्नमेंट चेंजेस होने पर ऐसी भी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके अंदर चेंजेस नहीं करते हैं। तो इस चिंता को एक सेंट्रल बिंदु बनाकर इसके अंदर हमारे स्वतंत्र भारत से लेकर आगे तक की बात करेंगे और उसके साथ साथ इसके अंदर जो इकोनॉमी या फिर विचारधारा बताई गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य इसको हटाओ। अब आती है आपकी स्वतंत्रता एवं चुनौतियाँ। देखो जी, 1947 में स्वतंत्रता जब मिली भारत को, तो ये उस टाइम पर स्वतंत्रता जब मिली थी देश का सबसे ज़्यादा गरीब देश था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम गुलाम था देश, और जब आज़ाद हुआ, गुलामी में से आज़ाद हुआ, तो सब चीज़ें मैक्सिमम फिनिश थी कि जो भी था भारत से वो सब कुछ ले जा चुके थे वगैरह वगैरह। तो गरीबी है, कृषि है, औद्योगिक पिछड़ेपन है, पूंजी की कमी और टेक्निक्स का पिछड़ापन, इन सब के कुचले हुए बोझ को लेकर स्वतंत्रता हम लोगों को मिल गई, भारतीयों को मिल गई। ठीक है, सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट और राष्ट्रीय निर्माण, वेलफेयर स्टेट के नेशन स्टेट के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं ने विकास के विभिन्न प्रतिरूपों को अपनाया और उनका यूज़ भी किया। ठीक है, ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि 1928 से 33 के मध्य आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ टॉपिक पे हम वापसी आ गए हैं। सो ये बोला जाता है कि 1928 से 33 के मध्य सोवियत रूप में पहली योजना की सफलता ने पूंजीवादी विश्व में महामंदी के संकट के ठीक विपरीत पूरे विश्व की योजना को अपनी चपेट में ले लिया था। तो उस सफलता ने बहुत सारे समाजवादी देशों को अपनाकर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक उपाय के रूप में पॉलिसीज़ को बनाना शुरू करा। ठीक है, और उस पॉलिसीज़ की हेल्प से ही प्रॉब्लम्स का किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है वो भी देखा जाने लगा। तो इसके अंदर भारत का जो पूरी प्लानिंग थी वो सब कुछ था, उसको एक आर्थिक अभ्यास के रूप में भी माना जाने लगा जो राष्ट्र की स्थिरता को बनाए रखने में सहायता कर सकता था। और 1934 में एम विश्वेश्वरैया की भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक रिपोर्ट के साथ नियोजन का विचार भारतीय राष्ट्रवादी आर्थिक विचार के केंद्र के रूप में उभरा था, जिसे अग्रणी प्रयास के रूप में दावा किया जाता है। और फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठित राष्ट्रीय योजना समिति और 44 में भारतीय पूंजीपतियों की बॉम्बे योजना की हेल्प से इस चीज़ का माध्यम इसको माना जाता है। ठीक है, तो मुख्य तंत्र के रूप में नियोजन के साथ विकास के राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक प्रतिरूप को चुनना अचानक निर्णय नहीं था। मतलब ये जो आपको पूरा स्टार्टिंग से बताया जा रहा है यह हमारा नेहरू पर्सपेक्टिव को आने से पहले, कि जब हमारी आज़ादी से पहले सब जानते हैं एक पार्टी थी, वो थी हमारी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आज़ादी से पहले तक कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी थी, फिर उसके बाद जो थे बाकी दल बनने शुरू हुए थे। तो यही वाली चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया कि G47 की
के बाद जो जो चीज़ें देखने को सामने आ रही थी, सब कुछ था, उस चीज़ के अंदर भी हमने अपनी इकोनॉमी वाले हिस्से में पॉलिसीज़ को रखा। और अब आता है हमारा उन पॉलिसीज़ को रखने के बाद कि नेहरू का पर्सपेक्टिव क्या था आफ्टर आज़ादी। तो 1947 में स्वतंत्रता ने नीति निर्माताओं को अपनी वैचारिक दृष्टि को ठोस विकास कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए अवसर प्रदान किया, और साथ ही जिसमें राज्य की भूमिका को एक प्रमुख प्रस्तावक के रूप में देखा गया। उन्होंने राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई मुख्य रणनीति, ठीक है, के रूप में एक सेंट्रल जो प्लानिंग थी उसका यूज़ किया, उसके साथ साथ उसका यूज़ किया। देन अब यहाँ बात आ रही है हमारे नेहरू के पर्सपेक्टिव की। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिक नेहरू का पर्सपेक्टिव क्या था। देखो, मैं नॉर्मल आपको बताती हूँ नेहरू का पर्सपेक्टिव था क्या। नेहरू जो थे ना, वो सीधी बात ये बताना चाहते थे कि हमें किस तरीके से 1947 के बाद देश को उभारना है, देश के अंदर हर पिछड़ी हुई चीज़ को ठीक करना है, देश के अंदर गरीबी को दूर करना है, देश के अंदर सभी लोगों को शिक्षित करना है। तो नेहरू पर्सपेक्टिव जो था वो पॉलिसीज बनाना चाहता था, किन के लिए? उस सभी जनता के लिए जो राज्य के अंदर रहते थे, ठीक है। याद कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट था CGDI, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन इंडिया, उसके अंदर जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके अंदर ये बताया गया था कि जब नेहरू ने 1946 में सबसे पहला प्रपोजल संसद के सामने रखा था, तो उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि हम जनता के बगैर कुछ भी नहीं हैं। हम आज जहाँ भी खड़े हैं, हम आज जैसे भी खड़े हैं, हमें स्वतंत्रता मिली है तो वो सिर्फ सिर्फ जनता की मदद से मिली है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस नेहरू पर्सपेक्टिव जो था प्रपोजल जो था, वो प्रपोजल प्रस्ताव किया गया था 1946 को, और उसके अंदर मतलब नॉर्मली बात रखी गई थी कि किस तरीके से हमें योजना बनानी है, मतलब कांग्रेस सरकार किस तरीके से योजना बनाएगी, कैसे देश को आगे बढ़ाएगी, किस तरीके से हमें आज़ादी का जो लुत्फ़ है वो उठाने का मौका मिलेगा। तो वो सारा उस प्रपोजल के अंदर रखा गया था। तो वही नेहरूवादी पर्सपेक्टिव हमारा सामने रखा गया कि इन्होंने उस टाइम पर ये बात सामने रखी कि हम किस तरीके से लोगों के लिए अपने आप को एक तरीके से सक्षम बनाएंगे कि कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और वो लोगों की हेल्प के लिए इन्होंने फिर बाद में नीतियाँ बनाना शुरू करा, और जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई ना, उन्हीं पॉलिसीज़ को यहाँ पर नेहरूवादी पर्सपेक्टिव के रूप में जानते हैं, ठीक है। सीधी बात ये है, कहीं घूमने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि नेहरूवादी पर्सपेक्टिव को आपको पेपर में कैसे लिखना है। देखो, टाइम कम है इसलिए मैंने आप लोगों को इतना जल्दी बता दिया है। नेहरूवादी पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको अभी बताया है दृष्टिकोण, इसको आप बेहतर समझ गए हैं, होप सो कि बेहतर समझ गए हों, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात आती है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ना। ये PDFs आप सबके पास हैं, जिसके पास नहीं है आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिए, या फिर व्हाट्सएप में बच्चे ऐड हैं तो पर्सनली मुझे मैसेज करके आप वहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ो। बाकी नेहरूवादी पर्सपेक्टिव था क्या, वो आप लोगों को समझ आ गया है। अब आंसर में लिखना कैसे है, वो इसमें से आपको लाइंस उठा के लिखनी है। सब आपको ये पढ़ने के बाद पता लगेगा कि आपको बेसिक यहाँ से लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा नेहरू का जो पर्सपेक्टिव था वो था। अब आते हैं राज्य के नेतृत्व वाले विकास प्रतिमान की असफलता। दक्षिण एशिया में आर्थिक नियोजन है, जैसे कि मायरडल का तर्क है, विकास का परिणाम नहीं बल्कि विकास को बढ़ावा देने के लिए नियोजित किया जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र के अविकसित देशों को वह करने के लिए मजबूर किया जाता है जो पश्चिमी इतिहास के आलोक में शॉर्टकट के रूप में प्रतीत होता है। योजना पर प्रसन्नता के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से नीचे छोड़ दिया है। 1970 के दशक के अंत तक गवर्नमेंट ने नीति निर्माताओं के बीच एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई अनुभूति हुई के लिए आर्थिक विकास और औद्योगिकरण जो है हमारा, उसके राज्य की रणनीतिक भारत के विकास और लक्ष्यों को पाने के लिए बिल्कुल विफल रही थी, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर नॉर्मली वही वाली चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया है। और जो हमारा ये टॉपिक है राज्य के नेतृत्व वाले विकास प्रतिमान की असफलता, कि मतलब जो राज्य के नेतृत्व के लिए प्रतिमान बने थे, प्रतिमान होते हैं मॉडल, तो उसमें असफलता देखी गई थी, ठीक है। अब असफलता कैसे देखी गई थी वो इसके अंदर आप पढ़ना। इतना कोई डीप वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। अब आता है हमारा आर्थिक उदारीकरण का
प्रतिमान, ठीक है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण का प्रतिमान यहाँ उन्होंने बताया है कि मॉडल रखा था हमने एक आर्थिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। तो वो मॉडल फिर हमारा सफल होने के बाद हमने नई आर्थिक नीति 1991 में बनाई। अब भैया ये नई आर्थिक नीति क्या थी, देखो इसको बहुत शॉर्ट वे में समझते हैं। आज़ादी से पहले 1946 का टाइम था और उस टाइम से लेकर 1990 तक, आज़ादी के बाद तक हमें लाइसेंस राज के अंडर रहना पड़ता था। लाइसेंस राज बेसिकली आज़ादी से पहले जो हमारे फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बनाया था और इस लाइसेंस के अंदर ना लोगों को कर देना पड़ता था हर एक चीज़ का। अब ऐसा है कि जैसे आज के टाइम पर तो जो ज़्यादा अमीर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, वही कर देता है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। चाहे वो मसाले हो, घर हो, खेती हो, खाना हो, पहनना हो, ओढ़ना हो, सबका कर लगता था, वो लाइसेंस राज था, ठीक है। तो उस लाइसेंस राज को 1991 में हटा दिया गया और कुछ लिमिटेड चीज़ों पर से तो स्पेशली हटा दिया गया था, ठीक है। तो वो वाली चीज़ जो है वो टोटल 8-10 चीज़ें हैं, जैसे हमारा खादान है या फिर हमारा वो था चांदी है, तांबा है, कोयला है, इन सारी चीज़ों पर से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर उसको हटा दिया गया। देन उसके बाद जो थी, ये सब हटाने के बाद हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हासिल हमें हो गई और इसके हासिल होने के बाद बस जो ये देखो, हाँ यहाँ पर आपको दे रखा है हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल, लौह, असक, ठीक है, अयस्क, और यहाँ पर सोना, तांबा और परमाणु ऊर्जा के लिए अनुसूचित निर्दिष्ट खनिज 1953 और रेल परिवहन, ये 8 चीज़ें थी टोटल, जिसके ऊपर से ये सब जो था ये हटा दिया गया था, 8 कर दिया था घटाकर संख्या। और भाई यहाँ पर फिर क्या आया, जो 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई हो गई। देन उसके बाद हमें यही हो गया, ठीक है। अब तर्क वितर्क का विषय जो है ये टॉपिक नॉर्मल सा है, आप इसको पढ़ के अगर आंसर में इंक्लूड करना चाहो तो कर देना, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है आपकी सारांश की। सारांश आप पढ़ना, इसको मतलब ये नहीं है कि स्किप कर दो, मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को शॉर्ट वे में समझा रही हूँ क्योंकि आपका मॉर्निंग में पेपर है और आप लोगों को इस टाइम पे नॉर्मल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझो ताकि आप लोग पेपर में इसको अच्छे से करके आओ, बट इसको एक बार पढ़ लेना याद से ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपको निष्कर्ष लिखना कैसे है, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता रखे हैं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको भी देख लेते हैं कि भारत में विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर निबंध लिखो, विकास के नेहरूवादी प्रतिमान, या फिर भारत में नीति निर्माण के लिए आर्थिक उदारीकरण मॉडल। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इन पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी आप ये प्रतिमान और मॉडल देखकर समझो यूनिट 4 के हैं, जहां पर भी नीति निर्माण का उदारीकरण मॉडल, नीति निर्माण का राजनीतिक मॉडल या फिर राजनीतिक अर्थव्यवस्था या फिर नेहरूवादी दृष्टिकोण आ जाता है, वहाँ आपको सेम टू सेम यही वाली यूनिट पूरी चिपकानी है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ मत लिख देना, ओके स्टूडेंट्स। सो होप सो कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हों 5th यूनिट के। बाकी फिर भी डाउट आ रहे हों तो आप मुझसे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।